मैंने इसमें सोर्स लगाया और वहां से लोड हटा दिया सेकेंडरी से। तो व्हेन नो लोड इज कनेक्टेड इन द सेकेंडरी, तभी की बात कर रहा हूँ। व्हेन नो लोड इज कनेक्टेड इन द सेकेंडरी, as we have neglected resistance in the primary circuit, it is a purely inductive circuit। प्राइमरी सर्किट में मैंने रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिया है। we have neglected resistance in the primary circuit, it is purely a inductive circuit। ठीक है, तो आपको पता है बेटा, एक सोर्स है और इंडक्टर है केवल, तो जो सोर्स करंट है और E1, अब सोर्स करंट बोल रहा हूँ, फेज डिफरेंस बिटवीन सोर्स करंट एंड E1 इज 90 डिग्री। सो पावर, एवरेज पावर डिलीवर्ड बाई AC सोर्स 0 है। तो आपने सेकेंडरी में तो करंट ही नहीं चला रखा है, तो ऐसे ही उसमें पावर इन द सेकेंडरी सर्किट इज ऑल्सो 0। तो अगर सेकेंडरी में आपने कोई सर्किट में कोई लोड रेजिस्टेंस नहीं लगाया है, तो इनपुट पावर इक्वल टू एक्सटर्नल, सेकेंडरी सर्किट में पावर इक्वल टू दोनों 0 आ जाएंगी। और इसका EMF E1 और जो सोर्स करंट है उसमें फेज डिफरेंस कितना रहेगा, 90 डिग्री। ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत बड़ा अज्यूमशन है, बहुत बड़ी शुरुआत है कि प्राइमरी सर्किट में मैं रेजिस्टेंस नहीं मान रहा हूँ ट्रांसफार्मर के अंदर। तो इसलिए अगर लोड नहीं है सेकेंडरी में, तो क्या सिचुएशन है वो आपको क्लियर है। कहीं भी पावर नहीं है ना, पावर यूज हो रही है, डिलीवर हो रही है ना, फिर आगे डिसिपेट हो रही है। ठीक है, बट अगर मैं इसमें रेजिस्टेंस लगा दूंगा तो ऐसा नहीं होगा, फिर पावर यहाँ पर भी आएगी और यहाँ पर भी जाएगी, तो फिर वो ट्रांसफार्मर की वर्किंग शुरू हो जाएगी। अगर मैं सेकेंडरी सर्किट में रेजिस्टेंस कैपिटल R कनेक्ट कर दूंगा तो कैसे हो रही है वो देखिए आप। अभी तो क्लियर है आपको, प्योरली इंडक्टर मारा, आपको पता है सोर्स और इंडक्टर लगा हुआ, रेजिस्टेंस ना हो तो एवरेज पावर डिसिपेशन सर्किट में 0 होगा, क्योंकि दोनों के बीच फेज डिफरेंस 90 डिग्री का होता है। Now when terminals of secondary are joined to the resistance capital R, then there will be an alternating current I2 through capital R। क्लियर है, अगर आपने रेजिस्टेंस R कनेक्ट कर दिया, ठीक है, तो आप एक बात सुनिए, देखिए सबसे पहले क्या होता है इसमें। सबसे पहली बात है कि आपका IS है, देखो ये डायग्राम समझो, ये क्या बनाया है SCB ने, क्यों बनाया है। ये आपका IS है, ठीक है, और ये आपका प्राइमरी सर्किट का वोल्टेज है, सोर्स, दोनों के बीच फेज डिफरेंस 90 का होगा। बट अब यहाँ पर E2 इंड्यूस हो गया है बेटा। और E2 क्यों इंड्यूस हुआ है, वो E1 का अपोज करने के लिए हुआ है। जो भी E1 करेगा उसकी वजह से ही तो ये पैदा हो रहा है ना, तो पक्का वो E1 का अपोज करेगा जो भी E2 पैदा होगा। तो इसलिए मैंने E1 और E2 के में फेज डिफरेंस क्या कर दिया है, 180 का फेज डिफरेंस कर दिया। ठीक है, E1 और E2 में किसका फेज डिफरेंस कर दिया है मैंने, 180 का फेज डिफरेंस कर दिया है, इसलिए क्योंकि E2 पैदा ही इसलिए हो रहा है कि उसको E1 के चेंज को खत्म करना है, वही लेंस लो। सेकेंडरी सर्किट में, सेकेंडरी कॉइल में कोई बैटरी थोड़ी लग रही है बेटा, सारा उसका जो EMF इंड्यूस हो रहा है प्राइमरी की वजह से इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो प्राइमरी में अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो वो अपोज करने के लिए पैदा होगा, तो उसको कम करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहली बात, जो E2 पैदा होगा वो E1 के अपोजिट होगा। ठीक है, अब मैंने सेकेंडरी को प्योरली रेजिस्टिव सर्किट माना है, तो मैं बोल सकता हूँ कि उसमें जो करंट पैदा होगी I2 की वजह से, वो और इस पोटेंशियल डिफरेंस में कोई फेज डिफरेंस नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें इंडक्टर और कैपेसिटेंस है ही नहीं, वो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है। बताइए बेटा, सबसे पहली बात, जो E1 लगा और उसके जो करंट चली उसमें फेज डिफरेंस 90 का होगा, क्योंकि ये प्योरली इंडक्टिव सर्किट है। फिर उसमें पैदा हो गया E2, क्यों पैदा हुआ, E1 का अपोज करने के लिए, इसलिए E1 और E2 में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, और E2 की वजह से जो करंट चलेगी वो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होने की वजह से सेम फेज में होंगे I2 और E2 दोनों। ये फेज क्लियर है आपको, E1 की उल्टी फेज I2, I2 की वही फेज I2। अब देखो आप, अब I2 इसमें चल रहा है, ठीक है ना, तो I2 की वजह से भी फील्ड पैदा होगा, तो फिर प्राइमरी में ये वो चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा प्राइमरी में इस I2 के चेंज होने की वजह से। ठीक है, अब इसमें भी फिर एक करंट पैदा होगी। अब वो करंट क्यों पैदा होगी, I1, वो I2 का अपोज करने के लिए पैदा होगी। समझ रहे हैं, जो अब I1 इसमें करंट पैदा हो रही है वो क्यों पैदा होगी, वो I2 का अपोज करने के लिए पैदा होगी। I2 वेरिएबल करंट है, वेरिएबल करंट चलेगी, फ्लक्स चेंज होगा, तो इसलिए I1 और I2 की फेज अपोजिट हो जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पर I1 और E1 सेम फेज में आ जाएंगे। ठीक है,
तो जब भी प्राइमरी सर्किट की करंट की बात करता है ना बेटा, वो आईएस की कभी बात नहीं करेगा। हमेशा हम निकालने जा रहे हैं अपन करंट आई वन आई टू। वहाँ तो हमने केवल ई टू और ई वन का रिलेशन देखा था, बट हम आई वन आई टू को भी एन वन एन टू से भी रिलेट कर पाएंगे, वो देखते हैं। बट आपको बात समझ में आ रही है, जब भी प्राइमरी सर्किट की बात करेगा तो वो आई वन की बात करेगा। क्यों? क्योंकि इस आई एस का पावर में कोई रोल नहीं आएगा बेटा, क्योंकि आप देख लो इस ई वन और आई एस में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। ठीक है ना? तो प्राइमरी सर्किट में करंट आई वन प्लस आई एस होगी, तो आप उससे ई वन के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर पावर डिसिपेशन निकालेंगे तो आई एस का कोई रोल नहीं आएगा, केवल आई वन का रोल। इसलिए सारी जो इम्पोर्टेंट करंट हो गई है प्राइमरी की, वो सोर्स करंट नहीं रह गई है। आई टू के चेंज होने की वजह से, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से जो आई वन पैदा हो रही है, सारा रोल उसी का है। ये सब बातें मैंने इसमें लिखी हैं, ये आपको कहीं लिखने नहीं है, बस समझनी है आपको ये बात। ठीक है ना? कि सबसे पहले ई वन था, ई वन से आई एस पैदा हुआ। अब ई वन का अपोज करने के लिए ई टू पैदा होता है। ई टू अगर चलेगा तो करंट जो इस सर्किट में चलने वाली है वो सेम फेज में होगी, क्योंकि ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है। अब आई टू के चेंज होने की वजह से यहाँ पर फ्लक्स चेंज हुआ, करंट पैदा होगी, बट वो आई टू का अपोज करने के लिए पैदा होगी, तो वो ई वन की सेम फेज में होगी। ठीक है? तो करंट इन द प्राइमरी विल बी आई एस प्लस आई वन, एंड इन द सेकेंडरी विल बी आई टू। तो अब इसलिए पावर ट्रांसफर इन ट्रांसफार्मर समझिए आप, ई वन और आई वन में फेज सेम है ना बेटा, और आई एस परपेंडिकुलर है, फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री है। तो आप समझिए इस चीज को, सोर्स करंट का कोई रोल नहीं है पावर ट्रांसफर। हाँ बताइए बेटा। क्योंकि आई वन पैदा ही आई टू का अपोज करने के लिए हुई है ना। आई टू की वजह से जो चेंज आ रहा है, उसकी वजह से प्राइमरी में आई वन पैदा हो रहा है। तो जैसे ई टू पैदा हुआ था ई वन का अपोज करने के लिए, वैसे आई वन पैदा हुई है आई टू का अपोज करने के लिए। तो इसलिए उसका 180 फेज डिफरेंस हो जाए। क्लियर है ना? जैसे ई टू पैदा हुआ था ई वन का अपोज करने के लिए, वैसे आई वन पैदा हुई है आई टू का अपोज करने के लिए। वो उल्टी बैटरी है बेटा, वो फेज अपोज करने का मतलब उल्टी बैटरी। समझ रहे हैं आप इस चीज को? सर्किट में उल्टी बैटरी बन जाती है, तो आप उसको नेगेटिव लिख देते हो। तो आई वन ई वन है, आई टू ई टू है। तो पावर डिलीवर्ड बाय द एसी सोर्स कितना हो जाएगा? क्योंकि ये सेम फेज में है, तो इसलिए ई वन आई वन होगा, इसका इसका कोई रोल नहीं होगा पावर डिलीवर्ड। ठीक है? तो इसलिए जब तक आर नहीं था तो ये आई वन पिक्चर में ही नहीं आ रही थी ना बेटा। पहले वाले केस में जब आपने लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं किया था, तो कोई पावर डिसिपेशन नहीं था। बट जब आपने वो रेजिस्टेंस लगाया, तो पावर डिलीवर्ड बाय एसी सोर्स होगा ई वन आई वन, पावर कंज्यूम्ड बाय सेकेंडरी होगा ई टू आई टू। ठीक है? उसमें तो सेम फेज में ही है। तो अज्यूमिंग आइडियल कंडीशन, अब ये समझो आप, बहुत बार नहीं भी लिखा होगा, फिर पावर ट्रांसफर की बात करेगा या सेकेंडरी करंट और प्राइमरी करंट पूछेगा। ठीक है? तो आप उसको आइडियल कंडीशन मानते हुए निकाल लेंगे। आइडियल कंडीशन क्या कहते हैं? कि जितना आपने डिलीवर्ड किया है, उतना ही सेकेंडरी में कंज्यूम हो रहा है, जो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। बहुत सारे लॉसेस होते हैं ट्रांसफार्मर में, वो आपको याद करने हैं, एनसीईआरटी में से बताऊंगा अभी मैं, पूरे रटे हुए होने चाहिए, बोर्ड में पूछता है क्योंकि। ठीक है? तो अज्यूमिंग आइडियल कंडीशंस ऑफ नो एनर्जी लॉस, ई वन आई वन इक्वल्स टू ई टू आई टू। तो आई टू अपॉन आई वन इक्वल्स टू ई वन अपॉन ई टू, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? ई वन अपॉन ई टू आपने निकाल रखा है ना पहले से। ई टू बाई ई वन क्या निकाला था आपने? माइनस एन टू बाई एन वन। तो ई वन अपॉन ई टू आ गया माइनस एन वन। तो ये देख लो आप, आई टू अपॉन ई टू अपॉन ई वन तो माइनस एन टू अपॉन एन वन है, बट आई टू अपॉन एन वन है उल्टा इसका, माइनस एन वन अपॉन एन टू। तो आप तो इससे याद रखो ना। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है, कभी आपसे करंट पूछ ले आई वन आई टू, तो आप आइडियल कंडीशन मानते हुए आंसर दे दें, फिर ये ना कहें उसने बताया नहीं। ठीक है? अगर आइडियल कंडीशन यही है, आइडियल ट्रांसफार्मर अगर कहना चाहें तो वही है कि जितना आप डिलीवर करते हैं सारा सेकेंडरी को मिल जाए, जो कि बहुत ही आइडियल सिचुएशन है। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट कुछ नहीं लिखा हुआ है, प्राइमरी की करंट देके सेकेंडरी की पूछे, तो बेटा करंट में फिर ये ध्यान रखें आईएस का कोई रोल नहीं है, प्राइमरी की करंट मतलब आई वन है फिर, क्योंकि इसका पावर में कोई यूज नहीं है, वो करंट बेकार है। ठीक है? तो प्राइमरी सर्किट की करंट का मतलब आई वन है, सेकेंडरी सर्किट में आई टू है ही। तो अगर आपको प्राइमरी की देके सेकेंडरी में पूछ रहा है, तो आई टू अपॉन आई वन इक्वल टू आप लिख सकते हैं माइनस एन वन अपॉन एन टू, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है? तो प्रैक्टिकली क्या कह रहा हूँ मैं, देयर इज ऑलवेज लॉस इन ट्रांसफार्मर, और पावर लॉस इन द ट्रांसफार्मर इज गिवन बाय पी एल इक्वल टू ई वन आई वन माइनस ई टू आई टू। ये पावर लॉस कहलाता है ट्रांसफार्मर का।
ठीक है ना। क्या बोलेंगे इसको, ट्रांसफार्मर का पावर लॉस इसी को बोलेंगे। E1 I1 माइनस E2 आई, दोनों पता है आपको, दोनों गिवन है, पूछेगा कितनी पावर लॉस हो रही है तुरंत निकाल देंगे। E1 I1 माइनस E2 I2। ठीक है, यहाँ तक की बात कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, बताइए। तो फिर आता है एफिशिएंसी, किसको कहते हैं ट्रांसफार्मर की, तो सीधी सी बात है, एफिशिएंसी का मतलब यूज अपॉन खर्चा, तो यूज तो यही था E2I2, खर्चा E1I1 था, तो आप निकाल देंगे। पावर लॉस आर टेकन इनटू अकाउंट, तो आपको पता है E2I2 हमेशा E1I1 से कम होने वाली है, उतना जाने वाली नहीं है। तो E2I2 अपॉन E1I1 इंटू 100 क्या कहलाता है, एफिशिएंसी। बेटा ये मेंस में बिल्कुल पूछे जा सकते हैं सब चीजें जो बता रहा हूँ मैं। ठीक है ना। तो ये आपका एफिशिएंसी आ गया। अब लॉसेस को भी दो कैटेगरी में बांटा है, एनसीईआरटी ने इस तरह से नहीं बताया, उसने तो बस जो बताया बोर्ड के हिसाब से वो याद कर लेंगे आप। ठीक है, लॉसेस एनसीईआरटी से जरूर याद रखेंगे। लेकिन जो कैटेगराइजेशन और आगे आप पढ़ेंगे तो लॉसेस को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। अब एक होता है कॉपर लॉस, एक होता है आयरन लॉस। ठीक है। तो आपने जो प्राइमरी का नेग्लेक्ट किया है, ऐसा हो नहीं सकता कि वो नेग्लेक्ट हो जाए, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहता ही है हर जगह। तो कॉपर लॉस का मतलब होता है दीज आर द लॉसेस ड्यू टू वाइंडिंग रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर कॉइल। ठीक है, ट्रांसफार्मर कॉइल में वाइंडिंग रेजिस्टेंस के कारण जो लॉसेस होंगे, वाइंडिंग I2R वाले, ये सारे कॉपर लॉसेस कहलाते हैं, क्योंकि वो कॉपर के वायर से। ठीक है, I2R वाले जो लॉसेस हैं, दीज आर कॉल्ड कॉपर लॉसेस ऑफ द ट्रांसफार्मर। आयरन लॉसेस में कौन से आते हैं, तो कॉपर लॉस इससे निकाल सकते हैं। ध्यान से, आईपी पता है आपको, प्राइमरी सर्किटरी करंट, आईएस पता है, तो कॉपर लॉस निकल जाएंगे। टोटल लॉस कहाँ से निकाला आपने, भी बताया मैंने आपको, टोटल लॉस इससे निकला E1I1 माइनस E2I2। अब जो आयरन लॉसेज है बेटा, इसकी कोई डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है ना। ये मैंने आपको एडी करेंट्स बताया था क्या, एडी करेंट्स कुछ बताया था। अरे EMI में बताया होगा ना एडी करेंट्स, या अभी बताया नहीं मैंने एडी करंट किसी को भी। बता तो देता हूँ, 12th वालों को तो बताया था, अभी याद है मुझको, आपको नहीं बताया। एडी करंट्स सुन लीजिए एक बार, एडी करंट्स क्या होते हैं, वो आयरन लॉसेस है। वो सिंपल है कि आप किसी, मान लीजिए आपका दो मैग्नेटिक पोल्स हैं, ठीक है, और आप इसमें किसी पेंडुलम को, इस तरह की मेटल रिंग को ऑसिलेट करा रहे हैं। ठीक है ना, तो अगर आप ये पोल्स हटा दो तो ऑसिलेशन के बाद थोड़ी देर में ये रुक जाएगी। ठीक है ना, मान लो पोल्स नहीं है, सिंपल आपने मेटल प्लेट को इस तरह से बांध के ऑसिलेट करा रहे हैं, तो थोड़ी देर बाद ये रुक जाएगी। ठीक है, अगर आप ये पोल्स लगा के ऑसिलेट कराओगे तो ये जल्दी रुक जाएगी, इसका टाइम पीरियड ही कम हो जाएगा, बहुत जल्दी रुक जाएगी। क्यों, क्योंकि देखो आप इसका बार बार ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल रही है, तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो इसमें बेटा मेटल में बहुत सारे स्मॉल स्वेलिंग करंट्स पैदा हो जाते हैं। ठीक है, जिनको हम, मैं आपको आर्टिकल भेज दूंगा अगर याद दिलाओगे तो, पूरा इसका मैंने जो बना रखे हैं, जिस तरह से एडी करंट्स याद करना है आपको, बोर्ड में लिखना है, यूज आते हैं एडी करंट का, इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, एनसीईआरटी लिख रखा है। ठीक है, तो ये जो आपकी मेटल्स है, इसमें बहुत सारे स्मॉल स्वेलिंग करंट शुरू हो जाते हैं। अब ये स्मॉल इसलिए होते हैं क्योंकि बहुत कम होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो ये ज़्यादा तो चक्कर कटा नहीं पाता, तो बहुत कम लूप में ही करंट घूम पाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा बड़ा सर्कल बनाओगे रेजिस्टेंस उतना बढ़ जाएगा, उतनी ज़्यादा बड़ी बैटरी चाहिए होगी, और इंड्यूस्ड ईएमएफ उतनी बड़ी बैटरी है नहीं। ठीक है, तो मेटल में, किसी भी मेटल में जब भी फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें जो करंट पैदा हो जाती है उसको एडी करंट्स कहते हैं। इसके कई यूजेस भी हैं, जैसे इतनी ज़्यादा होती है तो बड़े बड़े मैग्नेट्स हम लोग की मेटल को मेल्ट भी कर सकती है। ठीक है, तो मेल्टिंग फर्नेस फर्नेस में भी यूज है। ठीक है, तो ये मस्ट रीड आर्टिकल है बेटा एनसीईआरटी का, ईएमआई में सब वैसा की वैसा याद करना। ठीक है ना, मस्ट रीड आर्टिकल फ्रॉम एनसीईआरटी, तो भूले ना इसको, मेरी याद रखिए बात को कि एडी करंट पढ़ना है, रट के जाना है बोर्ड के एग्जाम में इस पे। तो कभी भी मेटल में जब फ्लक्स चेंज होगा मेटेलिक प्लेट में या किसी मेटल में, तो उसमें जो करंट चलने लग जाता है उसको हम क्या कहते हैं, एडी करंट्स बोलते हैं। ठीक है, उस करंट को हम क्या बोलते हैं, एडी करंट्स बोलते हैं। और जो एडी करंट्स होंगे इसमें पावर डिसिपेशन क्या होगा, तो अभी कैसे निकालें, इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं बेटा, इसको आयरन लेस लॉसेस बोलते हैं, ये जो एडी करंट की वजह से मेनली यूज हो रहे हैं, ड्यू टू एडी करंट बिकॉज ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कोर। ठीक है, और दूसरा इसमें आयरन लॉसेस में कई आते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस भी इसमें आता है, मैंने आपको हिस्टैरिसीस बताया था क्या, हिस्टैरिसीस पढ़ा था क्या आप लोगों ने। हाँ, तो जो
एरिया जितना ज़्यादा सॉफ्ट आयरन इसलिए यूज़ करते हैं कि उसमें एरिया कम होता है। तो हिस्टेरेसिस लॉस और ये आपका एडी करंट लॉसेज ये सब आयरन लॉसेस कहलाते हैं, बट इनकी कोई डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं है। ये आपको निकालने एग्जाम में पूछा भी जाए तो ध्यान रखिए, पहले आप टोटल लॉस निकालेंगे और उसमें से कॉपर लॉस माइनस करके आपके पास क्या आएगा, आयरन लॉस आएगा। टोटल लॉस निकालना बताया मैंने आपको, वन आई वन माइनस ई टू बताया टोटल लॉस, ठीक है ना। टोटल लॉस कितना होगा, E1 I1 माइनस E2 I2, और इसमें से कॉपर लॉस अगर आप माइनस कर देंगे तो कॉपर लॉस बताया मैंने आपको IP² RP प्लस IS² RS, प्राइमरी सर्किट और सेकेंडरी सर्किट में। तो टोटल लॉस में से, टोटल पावर लॉस में से आप कॉपर लॉस माइनस करने के बाद आपको क्या मिलेगा, आयरन लॉस मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान